हे फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक नई हाइपोथेसिस को कवर करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, जो अर्थ के ओरिजिन से, सोलर सिस्टम के ओरिजिन से रिलेटेड है। जेम्स जीन्स ने दी थी और ये द्वैतारक परिकल्पना है। मतलब ये जो हाइपोथेसिस है, ये जो इमेजिनेशन है, इसमें अर्थ का मतलब हमारे सोलर सिस्टम का ओरिजिन दो स्टार के रिएक्शन से हुआ था। बट पढ़ने से पहले एक बार स्टोरी जान लेते हैं हुआ क्या था, फिर बाद में सब समझ में आ जाएगा आराम से। तो मैं पहले स्टोरी बता देती हूँ। सन था, अपनी जगह पे था वो, और एक बड़ा सा स्टार था जो सन से बड़ा था वॉल्यूम में। तो वो अपने एक्सिस पे घूम रहा था, और घूमते घूमते वो सन के पास से होके निकला। और जैसा कि ग्रेविटेशनल फोर्स का लॉ बोलता है कि हर चीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, तो वो जो बड़ा वाला स्टार था उसने सन पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया, उसने उसको अट्रैक्ट किया, और वो बड़ा भी था तो ज़्यादा लगा, जिसकी वजह से एक उभार बन गया, ज्वार बन गया, टाइड बन गई एक सन के ऊपर, और वो फिलामेंट के रूप में निकल गई। मतलब वो जब बढ़ता गया ग्रेविटेशनल फोर्स, तो वो धीरे धीरे वो जो सन का पार्ट था वो बाहर निकलता गया, और एक शिगार की शेप में एक शेप बन गई, मतलब जिसको फिलामेंट बोलते हैं। ये फिलामेंट बीच में से मोटी होती है थोड़ी, और दोनों किनारों पे से पतली होती है। जैसा कि सोलर सिस्टम में हम देखते भी है, बीच में सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर, और जैसे जैसे हम इसके किनारों की तरफ जाते जाएंगे तो प्लैनेट्स की साइज छोटी होती जाएगी। तो इस हाइपोथेसिस को थोड़ा बहुत एक्सेप्ट किया जाता है, बट नॉट फुली, पूरी तरह से नहीं किया जाता, क्योंकि इसकी भी अपनी अपनी कमियाँ हैं। तो यही हाइपोथेसिस थी, इसको पढ़ लेते हैं हम। जेम्स जीन्स ने दी थी ये 1919 में दी थी। इसको ज्वारीय परिकल्पना बोलते, क्योंकि सोलर सिस्टम का ओरिजिन हमारे टाइड से हुआ था, ज्वार से हुआ था, इसलिए इसका नाम फिर ये रख दिया गया। और इन्होंने किस बेस पे हाइपोथेसिस दी है कि सूर्य का निर्माण अन्य तारे के संयोग से हुआ है, वही जिसको इंट्रूडिंग स्टार बोलते हैं। ये तारा आयतन बहुत बड़ा था और अपने पथ पर घूम रहा था, और घूमते घूमते सूर्य के निकट आ गया। गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार हर वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती है। इस प्रकार उस तारे की आकर्षण शक्ति का प्रभाव सूर्य के बाहर वाले पार्ट पर पड़ा, जिसकी वजह से ज्वार उत्पन्न हुआ, टाइड्स उत्पन्न हुई। एक बार इमेजिन करते चलना कैसे हुआ, अपने आप स्टोरी समझ में आ जाएगी सारी। और ये सेम वैसे ही था, जैसे पता ही होगा सबको, जब मून रोटेट करता है हमारी अर्थ पर, तो उसकी वजह से समुद्र में लहरें आती है, वो ज्वार भाटा आता है जिसको बोलते हैं। तो ये भी थोड़ा उससे मिलता जुलता है, उस तरह से एक बार इमेजिन करके देखो। तो वो भी ऐसे ही घूम रहा था, वो इंट्रूडिंग स्टार मतलब पास से होकर निकला, और उसकी वजह से ज्वार उत्पन्न हो गया। जैसे जैसे उस तारे की आकर्षण शक्ति बढ़ी, वैसे वैसे ज्वार की तीव्रता भी बढ़ी। इसके कारण शिगार के आकार का ज्वार उत्पन्न हुआ, जिससे फिलामेंट कहते हैं जिसको, वो जो सिगार शेप्ड जो बनी थी आकृति, उसको फिलामेंट बोला जाता है। और जेम्स के अकॉर्डिंग वो स्टार सूर्य के मार्ग पर नहीं था, वो तो अलग जगह जा रहा था घूमते घूमते, तो वो तो ऐसे ही आ गया था और चला भी गया, और सन की ग्रेविटी से बाहर निकल गया। तो जो वो फिलामेंट बना था उस स्टार की वजह से, तो वो उसके साथ नहीं जा सका, क्योंकि वो तो बहुत आगे निकल गया था इंट्रूडिंग स्टार, तो वो फिलामेंट नहीं जा सका उसके साथ। और जो फिलामेंट था वो सन से भी थोड़ा दूर आ गया था, तो सन में वापस मिल भी नहीं सका। तो क्या हुआ, वो उसको रोटेट करने लग गया वो सन के, जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम में सारे प्लैनेट्स करते हैं। तो ये तारा भी सूर्य की आकर्षण शक्ति से बाहर चला गया, जिसके कारण सूर्य के पास न जा सका, और बल्कि उसकी चक्कर लगाने लग गया। तो यहाँ तक की स्टोरी तो ये थी। अब देखते हैं फिलामेंट से प्लैनेट्स कैसे बने। तो जो ये फिलामेंट मध्य भाग में मोटा था, जैसे कि मैंने बताया था, थोड़ा अभी के हिसाब से कंपेयर भी कर लेना। अभी भी जुपिटर, मतलब वो शिगार शेप के अकॉर्डिंग देखे हमारे सोलर सिस्टम को, तो बीच में जुपिटर आता है, और ऐसे वैसे फिर साइज़ छोटी होती जाती है प्लैनेट्स की। तो ये उससे मैच करता है थोड़ा। और ये फिलामेंट सन से निकला था, तो ऑब्वियसली गर्म था, पहले बहुत धीरे धीरे ठंडा हुआ,
ठंडा होता है जिसमें संकुचन हुआ फिर ये बाद में टूट गया। मतलब सिकुड़ती इतना मतलब कठोर हो गया कि फिर ये टूट गया। और टूटने के बाद की वो जो टुकड़े थे वो आपस में मिल के घनीभूत होकर प्लैनेट बन गए बाद में। और जो यही सूर्य की आकर्षण शक्ति के प्रभाव से ग्रहों पर ज्वार उत्पन्न हुआ। ये जो इंट्रूडिंग स्टार था उससे तो सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हो गया। फिर जो सन बचा, सन ने बाकी प्लैनेट्स को अट्रैक्ट किया और इसी प्रोसेस से फिर बाद में सैटेलाइट्स बन गई प्लैनेट्स की, क्योंकि उन पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ज्वार उत्पन्न हुआ, अट्रैक्शन की वजह से प्लैनेट्स पे, फिर उनसे भी अलग हुआ, फिर उपग्रह बन गए, सैटेलाइट्स बन गए। ऐसा जेम्स जीन्स का कहना है। इस प्रकार उनकी हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग हमारे सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ। ये देखो, ये सन था, जैसे ये सन था और ये दूसरा स्टार था, ये सन के पास से होके गुजरा और ये एक सिगार शेप की आकृति को बाहर निकाल के ले गया और इसी से फिर प्लैनेट्स बन गए बाद में। इसको बोलते हैं जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना। फिर आता है अगला टॉपिक, परिकल्पना में संशोधन। ये जो हाइपोथेसिस थी उसमें हैरोल्ड जेफरी ने थोड़ा सा संशोधन किया था, थोड़े चेंजेस किए थे। उन्होंने बताया मतलब उन्होंने ये परिकल्पना 1929 में दी थी, मतलब संशोधन किया था उसमें। उन्होंने बोला कि ग्रहों की उत्पत्ति फिलामेंट बनने से नहीं बल्कि उस तारे एवं सूर्य के आपस में टकराने से हुई है। उस तारे और सूर्य के बीच जब टक्कर होती तो कुछ पदार्थ सूर्य से बाहर निकल जाते हैं और बाद में संगठित होकर शीतल होकर 9 ग्रहों का निर्माण करते हैं। मतलब अभी तो 8 माने जाते हैं, प्लूटो को हटा दिया, बट उस टाइम के अकॉर्डिंग 9 प्लैनेट्स। तो जेम्स जीन्स ने तो क्या बताया था कि सन के पास से दूसरा स्टार निकला, उसकी वजह से सन से थोड़ा पार्ट बाहर निकल गया और उसी से फिर सोलर सिस्टम का निर्माण हो गया। बट जेफरी ने क्या बताया कि ऐसा नहीं हुआ, बल्कि वो जो दूसरा स्टार था, इंट्रूडिंग स्टार, और जो सन था उनके बीच में ही रिएक्शन हुआ था। वो दोनों टकराए थे और टकराने की वजह से कुछ मटेरियल बाहर निकल गया था सन से और उसी से सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ था। अब ये इसकी थोड़ी सी आलोचना होती है, इसको क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है, इस हाइपोथेसिस को, इन दोनों हाइपोथेसिस को। तो इसमें क्या बोला जाता है कि एक तारे से दूसरे तारे इतना दूर है कि वो एक दूसरे के पास आ ही नहीं सकता। हाँ, ऐसे है तो सही, वैसे आ तो नहीं सकता, इतने दूर है, बट कभी कभी कोइंसिडेंस भी हो ही जाते हैं, पर किसी ने देखा थोड़ी है। तो साइंटिस्ट तो बोलते ही है मतलब कि एक तारे से दूसरा तारा इतना दूर है कि वो एक दूसरे के समीप आ ही नहीं सकता। एक तो ये आलोचना करते, दूसरी ये करते, इस सिद्धांत के आधार पर इतना विशालकाय सौरमंडल नहीं बन सकता। ऐसा रसल ने बोला था कि मान लो कुछ रिएक्शन हो भी गया, एक दूसरा स्टार सन के पास से निकल भी गया, बट फिर भी सोलर सिस्टम कितना बड़ा है, उसमें कितने सारे प्लैनेट्स हैं, उनसे इतने बड़े सोलर सिस्टम का, उस एक रिएक्शन से इतने बड़े सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन कैसे हो सकता है, ऐसे क्रिटिसाइज़ किया जाता है। और सभी ग्रह एक दिशा में क्यों घूमते हैं, इसका उत्तर अस्पष्ट है। ये जो एक ही दिशा में घूमने वाली बात है प्लैनेट्स की, वो बाकी की जो 2 हाइपोथेसिस थी उनमें भी हुई थी कि अगर इस हाइपोथेसिस में अगर इसी तरीके से सोलर सिस्टम बना था तो उनको भी सेम डायरेक्शन में घूमना चाहिए था, बट नहीं घूमते। अगले आलोचना क्या है, ग्रहों की विविधता इस सिद्धांत से मेल नहीं खाती। मतलब सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स में कुछ ना कुछ डाइवर्सिटी मिलती है, हर प्लैनेट दूसरे प्लैनेट से अलग है। कोई बहुत गर्म है तो कोई बहुत ठंडा है, कोई गैशियस है, कोई नहीं है गैशियस, तो और पूरे प्लैनेट्स में सिर्फ अर्थ है जहाँ पे लाइफ पाई जाती है। तो मतलब इतनी डाइवर्सिटी है सारे प्लैनेट्स में, तो अगर इसी एक प्रोसेस से सारे प्लैनेट्स बने थे तो फिर उनके अंदर ये डाइवर्सिटी नहीं होनी चाहिए थी।
बट है, तो इसलिए इसको नहीं माना जाता। और अगली आलोचना, वैज्ञानिकों ने पाया कि सूर्य से इतना पदार्थ निकलना संभव नहीं है। उन्होंने रिसर्चेस की होगी, उन्होंने पाया ऐसा कि इतना पदार्थ नहीं निकल सकता सन से। तो ये सारी आलोचनाओं की वजह से इन सारी आलोचनाओं की वजह से इस हाइपोथेसिस को भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो हमारे सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन से रिलेटेड ये 3 हाइपोथेसिस थे हमारे सिलेबस में, बट तीनों को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। तो फिर क्वेश्चन बनता है कि तो फिर हमारी अर्थ कैसे बनी। तो ये जो अब तक के साइंटिस्ट, ये जो थे जिन्होंने अपनी अपनी हाइपोथेसिस दी, उन्होंने तो सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन की बात की, बट जो नेक्स्ट थ्योरी है हमारी बिग बैंग थ्योरी, वो बताती है कि यूनिवर्स कैसे बना। जब यूनिवर्स के बारे में पता चलेगा तो सोलर सिस्टम के बारे में अपने आप पता चल जाएगा। और जो बिग बैंग थ्योरी है उसको माना भी जाता है, वो एक्सेप्टेबल थ्योरी है आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है वो, बहुत मज़ा भी आएगा और एक्सेप्टेबल भी है वो। तो इस वीडियो को तो हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा यूनिवर्स कैसे बना और यूनिवर्स से फिर कैसे सारे प्लैनेट्स बने। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।